तो पहले हाँ जी। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को समझ लिया था, माइनर मेजर दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर के जो पार्ट्स हैं उनको समझ। नेक्स्ट चेंज जो है वो है बैंकिंग। अब हम बैंकिंग के मेजर और माइनर इनिशिएटिव को समझते हैं, क्या है, किस किस तरीके से बैंकिंग से रिलेटेड बजट में प्रावधान किए गए हैं। ऐसे ही फिर हम एग्रीकल्चर को समझेंगे और ऐसे ही इंडस्ट्री को समझेंगे, सोशल सेक्टर वगैरह। तो बैंकिंग में भी सबसे पहले होगा सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। थोड़ा सा तो आपको पता होगा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में। वैसी डिजिटल करेंसी जिसको कोई केंद्रीय बैंक जारी करे, सीबीडीसी कहलाती है। सीबीडीसी वैसी करेंसी से, यानी फिजिकल करेंसी से, जो आप नोट देखते हो, फिजिकल नोट जो आप देखते हो, उससे किस सेंस में अलग है? ये उससे इस सेंस में अलग है कि फिजिकल जो नोट होता है उसको आप टच कर सकते हो, उसको आप फील कर सकते हो। जो आपकी डिजिटल करेंसी है उसको आप ना टच कर सकते हो ना फील कर सकते हो। हाँ, उससे ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो। दूसरे शब्दों में अगर मैं इसी बात को समझाऊं तो जैसे ये पीडीएफ जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ये डिजिटल फॉर्म में है एक तरीके से। इसी को आप प्रिंट आउट निकलवाओ और उससे पढ़ाई करो। काम तो दोनों का क्या होगा? आप दोनों से नॉलेज गेन करेंगे, पर ये उसका डिजिटल फॉर्म है, वो उसका फिजिकल फॉर्म है। मोटा मोटी अंतर एक डिजिटल करेंसी और एक फिजिकल करेंसी में यही होता है। सरकार को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि डिजिटल करेंसी लाई गई या डिजिटल करेंसी लाने का प्रावधान? तो आप लोग अच्छे तरीके से अवेयर होंगे इस बात से कि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी चल रही है, बिटकॉइंस है, इथेरियम है, वगैरह वगैरह। ये क्या है? इनको किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का बैकलॉग यानी कोई सपोर्ट नहीं। इस तरीके से क्या होगी, जिसको लीगल नहीं किया गया है उसे आप इलीगल कह सकते हैं। तो अभी तक क्रिप्टो करेंसी किस चीज का माध्यम है? क्रिप्टो करेंसी माध्यम है अगर आपको अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करना है, तो पैसे आपके पास है, ब्लैक मनी आपके पास है, अब आपको इसको यूज करना है, तो फिर इसको क्या करो, इसको आप क्रिप्टो करेंसी में लगाओ, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की जानकारी किसी बैंक के पास नहीं है। दूसरा, अगर आपको अपना टैक्स बचाना है, आपने करप्शन करके पैसा कमाया या जो भी करके कमाया इधर उधर जैसे भी करके, अब आपको टैक्स से बचना है, टैक्स इवेजन करना है, तो उसके लिए क्या करो, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दो। दूसरा, अगर आपको टेरर फाइनेंसिंग करनी, टेरर फाइनेंसिंग करने का, अगर आपने किसी के अकाउंट में पैसा डाल दिया उसको पता चल जाएगा कि यहाँ से एक ट्रांजेक्शन हुआ है, बट आप क्रिप्टो करेंसी में करो, क्रिप्टो, वो भी क्रिप्टो में आपसे पेमेंट ले ले, तो किसी को पता ही नहीं चला, ना वहां के सेंट्रल बैंक को ना यहाँ के सेंट्रल बैंक। तो ये क्या है, इलीगल माध्यम, और ये कर रहा है बूम आज। अगर सरकार का सपोर्ट नहीं है और मान लो मैंने पैसा लगाया, और मान लो मैंने अपनी मेहनत का ही पैसा लगाया, ठीक है, मेरे पास कहीं से नंबर 2 का पैसा नहीं है, मैंने अपनी मेहनत का ही पैसा लगाया और किसी वजह से बिटकॉइन डूब गया, तांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने नागरिकों की हर तरीके से सुरक्षा करे, चाहे वो वित्तीय हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, जैसे भी हो, तो उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भी है। एक तो तरीका ये है कि फिर हम क्या करें कि हम उनके जैसी क्रिप्टो करेंसी जैसी एक डिजिटल मुद्रा जारी करते, जिसमें लोग चाहे तो इन्वेस्ट करें, ताकि लोगों का रुझान उधर के बजाय इधर हो जाए। एटलीस्ट उनका तो हो जाए जो लोग ईमानदारी की कमाई वहां पे बेकार कर रहे हैं। कि फेसबुक ने एक अनाउंस किया था, एक अनाउंसमेंट पीछे से किया था। फेसबुक क्या लेकर के आया? फेसबुक स्टेबल कॉइन्स लेकर के आया। स्टेबल कॉइन, स्टेबल कॉइन्स मतलब स्थायी कॉइन है, स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन कैसे होते हैं? स्टेबल कॉइन ऐसे होते हैं कि मान लो ए नाम का कोई कॉइन बना दिया उसने, इसको कह दिया कि ए नाम का जो कॉइन है वो स्टेबल कॉइन है। जैसे फेसबुक ने पहले स्टेबल कॉइन का नाम रखा था लिब्रा, तो अब उसने नाम चेंज करके रख दिया उसका नाम दियम। ठीक है, दियम। ये फ्री में सवाल हो सकता है आपका कि दियम वो कैसा कॉइन है? वो ऐसा कॉइन है कि दियम नाम का एक कॉइन बना दिया उसने। कैसा है? डिजिटली है, फिजिकली कुछ नहीं है, डिजिटली है। उसको, उस कॉइन को उसने किससे लिंक कर दिया? डॉलर। अगर इस तरीके की चीजें चल रही है, बिटकॉइंस भी है, स्टेबल कॉइन्स भी है, दो, और इंटरनेशनल करेंसी है। चलो बिटकॉइंस में तो फिर भी आपको एक तरीके का रिस्क है, इसमें तो कोई रिस्क नहीं, डॉलर से लिंक है और डॉलर तो स्टेबल करेंसी है, कोई दिक्कत नहीं। डॉलर तो इंटरनेशनल में भी है, आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो लोगों का क्या होगा? लोग बजाय कि भारतीय रुपए में निवेश करें, लोग किस में निवेश करने लगेंगे? स्टेबल कॉइन्स में। चलो स्टेबल कॉइन्स में निवेश करो या कहीं करो, इसका नुकसान हमें क्या होगा? बेसिकली भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या नुकसान पड़ेगा, या आरबीआई को क्या नुकसान? आरबीआई का क्या काम है? आरबीआई का बेसिकली काम है कि वो मौद्रिक नीति बनाए, यानी मौद्रिक मानकों पर आपकी अर्थव्यवस्था खरी उतरे, ना ज्यादा महंगाई हो, ना ज्यादा एक तरीके से वैल्यू गिर जाए, ऐसा भी ना हो कि रेट बहुत ज्यादा कम हो जाए। पर वो मौद्रिक नीति किसके लिए बनाता है? सिर्फ भारत के लिए कि पूरे विश्व के लिए? भारत के लिए बनाता है। और भारत में क्या चलता है? रुपया।
एक बात बताओ, जब भारत के ज्यादातर निवासियों मतलब नागरिकों का रुझान स्टेबल कॉइन जैसे डीएम की तरफ बढ़ जाएगा, और वो किससे लिंक है? डॉलर से। डॉलर तो से। ये बताओ, डॉलर पे तो लिंक कंट्रोल है नहीं सेंट्रल बैंक का। तो जहां जो अभी कंट्रोल है आरबीआई का, भारत की मौद्रिक नीति पर जो कंट्रोल है आरबीआई का, वो कंट्रोल कम हो जाएगा। अभी तो क्या करता है आरबीआई, अगर मार्केट में पैसा ज्यादा हो जाए तो निकाल लेता है, मार्केट में पैसा कम हो जाए तो इन्फ्यूज कर देता है, पर रुपया ही तो इन्फ्यूज कम ज्यादा करता है। जब लोग मार्केट से बाहर, आपके देश से बाहर किसी डीएम जैसी करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो कि डॉलर से लिंक है, उसे तो नहीं कर सकते ना। यहाँ तो रुपया जारी भी कर देता है ये अपने आप से, नई करेंसी को जारी कर देता है, पर वहां कैसे करेंगे? तो पहला मौद्रिक नियंत्रण जो है सेंट्रल बैंक का, वो कमजोर हो जाएगा, जिससे फिर यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि बाहर की वजह से हमारे देश में बहुत ज्यादा महंगाई हो जाए और आरबीआई कंट्रोल में कर पाए, या वस्तुओं के दाम बहुत सस्ते हो जाए, तो जो बनाने वाले हैं मैन्युफैक्चरर, उनको कोई लाभ ना हो, वो फिर उनका हाथों उत्साहित होने लग जाए, उनकी कंपनियां, वो अपनी कंपनियां कहीं और स्टैब्लिश करने लग जाए, फिर रोजगार की दिक्कत आ जाए। दूसरा, हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ते हुए एक चीज देखी थी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम दो खातों की बात करते हैं। एक होता है चालू खाता, जिसको हम करंट अकाउंट कहते हैं, और एक होता है पूंजी खाता, जिसे हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं। कैपिटल अकाउंट। हमने देखा था कि जो चालू खाता है हमारा, यानी करंट अकाउंट है, उसमें हमने देखा था कि सरकार ने 100% कन्वर्टेबिलिटी ले आई है उसमें, यानी आप उसमें पूर्ण परिवर्तनीयता है, उसकी कोई बात ही नहीं करते। बात करनी है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट माने, कैपिटल अकाउंट ये कि बाहर से कितना एफडीआई का इनफ्लो भारत में कराना है, कितना नहीं कराना है, उसकी लिमिट सेट करता है उसमें, है ना। यानी मैं ये कह रहा हूं कि कैपिटल अकाउंट पर फुल्ली कंप्लीट कन्वर्टेबिलिटी सरकार ने नहीं लाई है, उन सब पे सरकार ने क्या रखा था? अपना कंट्रोल। अगर अगर तो लोग डीएम जैसी करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे, तो आपका जो कंट्रोल है, आपने जो अभी तक कंप्लीट कन्वर्टेबिलिटी नहीं रखी थी क्योंकि आप कंट्रोल बनाना चाहते थे कैपिटल अकाउंट पर, वो कंट्रोल आपका नहीं रह जाएगा। यानी आपका इंटरनल, यानी मौद्रिक नीति जो कि भारत की है, इंटरनल है, उस पर भी कंट्रोल खत्म हो जा रहा है, और जो एक्सटर्नल है, क्योंकि पूंजी खाता कहां से चलता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात जब हम करते हैं तो किससे करते हैं? कि शेष विश्व के साथ आपका किस तरीके से लेन देन है, वही तो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यानी आपका ना तो बाहर कंट्रोल रह जाएगा, जो कि आप पूंजी खाते पे कंट्रोल रखते थे, तो आप थोड़ा सा बाहर कंट्रोल करके रखते थे कि कितना डॉलर का इनफ्लो करना है, कितना नहीं करना है, कितना यहाँ इन्वेस्ट कराना है, कितना नहीं कराना है। तो ना तो आपका कंट्रोल बाहर रह जाएगा और ना तो आपका कंट्रोल अंदर रह जाएगा, क्योंकि मौद्रिक नीति पर भी आपका नियंत्रण नहीं रहेगा। इन सब बातों को आप समझे तो आप समझ पाएंगे कि सेंट्रल बैंक को एक डिजिटल करेंसी लाने की कितनी जरूरत थी। इसी डिजिटल करेंसी की एवज में एक कमेटी बनाई गई थी, सुभाष चंद्र गर्ग कमेटी। ये सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि डिजिटल करेंसी इसी बार लॉन्च हुई है, तो उस कमेटी का नाम पूछा जा सकता है जिसने रिकमेंडेशंस दी। ठीक है, या ऐसा पूछ लेगा कि सुभाष चंद्र गर्ग कमेटी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये डिजिटल करेंसी से संबंधित। तो इन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी अपनी कि जो क्रिप्टो करेंसी है आपकी, उनको कंप्लीटली बैन कर, जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी लाइक इथेरियम है, बिटकॉइंस वगैरह जो भी, उनको बैन कर दो। दूसरी, इन्होंने कहा था कि एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस करा, जो कि सरकार ने, बजट में सरकार ने क्या अनाउंसमेंट किया है? बजट में सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि हम लोग आरबीआई एक्ट 1934 का जो आरबीआई एक्ट है, उसके सेक्शन 22 में हम लोग अमेंडमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि आरबीआई के एक्ट में ही बताया गया था कि आरबीआई अधिकृत है, आरबीआई उसके लिए ऑथराइज्ड है कि आरबीआई क्या कर सकती है? फिजिकल करेंसी यानी नोट जारी कर सकती है। इसी में ही अब अमेंडमेंट करके लिखवा दिया जाएगा कि आरबीआई नोट के साथ साथ क्या जारी कर सकती है? डिजिटल करेंसी भी जारी कर सकती है। दूसरा, ये कहा गया है कि जो अभी है, अभी जो मोड चलेगा, अभी जिस माध्यम से आप पेमेंट करेंगे, वो फिजिकल भी बना रहेगा और डिजिटल भी बना रहेगा। डिजिटल आ रहा है तो फिजिकल जाएगा नहीं, फिजिकल भी रहेगा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। इससे पहले, इसको समझने से पहले हम एक चीज समझते हैं। आपको पैसा जमा करना है बैंक, तो आप गए किसी भी कमर्शियल बैंक में, फॉर एग्जांपल आप चले गए आईसीआईसीआई, आप आईसीआईसीआई में गए और आपने कहा कि मुझे अकाउंट खुलवाना। उन्होंने जो आपसे डॉक्यूमेंट मांगे केवाईसी के फॉर्म में, नो योर कस्टमर के लिए जो भी डॉक्यूमेंट उनको चाहिए, आपने उनको प्रोवाइड कराए, उन्होंने आपका एक अकाउंट, आपके पास जो पैसा था आपने उस अकाउंट में जमा कर दिया। तो ये बताओ, जो पैसा आपने अकाउंट में जमा किया, वो पैसा बैंक के लिए
आईसीआईसीआई के लिए क्या हुआ, उसकी देयता हुई, उसकी लायबिलिटी हुई कि नहीं हुई? आपने पैसा बैंक में जमा हाँ किया तो जी, जब बैंक की लायबिलिटी हो हुई। गई, हाँ 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 आईसीआईसीआई बैंक की लायबिलिटी हाँ हो जी, गई है, ठीक है। लाइबिलिटी हुई। हाँ जी, और आपका कनेक्शन सीधा किससे हुआ? आपका कनेक्शन हुआ बैंक से, बैंक आईसीआईसीआई से। से आप जुड़ गए। आपको जब हाँ जरूरत जी। होगी आप वहां से पैसा निकाल लो, ठीक। ये होता है नॉर्मल। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आई तो उसके लिए कंप्लीटली आरबीआई ऑथराइज्ड है। अगर आपको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में अपना पैसा जमा करना है या उसमें अपना अकाउंट खुलवाना है, तो वो अकाउंट आप किसी जी। प्राइवेट बैंक या किसी कमर्शियल बैंक के पास नहीं जाएंगे, आप बल्कि सीधे जाएंगे आरबीआई के पास। आरबीआई। यानी जैसे पहला नॉर्मल आपका अकाउंट आईसीआईसीआई में खुल रहा था, अब आप जाएंगे कहाँ? आरबीआई के पास। तो वो केवाईसी के लिए जो जी। डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो आपको बताएंगे, आप उन डॉक्यूमेंट को दोगे, आपका अकाउंट खुल जाएगा, आप उसमें पैसा जी। जमा करेंगे। ये बताओ अब लायबिलिटी किसकी रहेगी? अब लायबिलिटी किसकी है? जी। आरबीआई की। तो यहाँ दो मेथड हो सकते हैं। एक मेथड हो सकता है जो डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब है कि आपका सीधा संबंध किससे है? आरबीआई से, किसी इंटरमीडियरी बैंक से आरबीआई नहीं से। है। आप कोई पैसे का जो लेन देन करना है, आपको जमा करना है, आपको निकालना है, आपको इंटरेस्ट लेना है, जो भी करना है, आप किसके साथ करेंगे? सीधा आरबीआई के साथ। आरबीआई। दूसरा इनडायरेक्ट मेथड ये हो सकता है। अच्छा, इस डायरेक्ट मेथड में क्या नुकसान है? इस डायरेक्ट मेथड में ये नुकसान है कि जो इंटरमीडियरी बैंक है, कमर्शियल बैंक जितने भी हैं, एसबीआई, ये वो वगैरह वगैरह जितने भी आप देख रहे हैं, इन सब की अहमियत क्या हो जाती है? इनकी अहमियत कम हो जाती है। कम। कोई भी अर्थव्यवस्था की जो बैकबोन होती है, जो उसकी रीढ़ होती है, वो कौन होते हैं? वहां का बैंकिंग सिस्टम। बैंक। और अगर बैंक। आपने बैंकिंग सिस्टम को कमतर कर दिया, बैंकिंग सिस्टम को आपने थोड़ा सा कम तवज्जो दे दी, तो समझो कि फिर आपके अर्थव्यवस्था का क्या हाल होने वाला है। इनडायरेक्ट मेथड ये हो सकता है कि आरबीआई के बिहाफ पे क्या हो कि जो हमारे कमर्शियल बैंक है वो जी। खाता खुलवाएं। यानी मैं जाऊं आईसीआईसीआई के पास और बोलूं कि मुझे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में अपना अकाउंट खुलवाना है, तो प्लीज मेरा अकाउंट खोल दीजिए। तो वो आरबीआई के बिहाफ पे आपका अकाउंट खोलता है। उसके पीछे कौन है? आरबीआई। पैसे लेन देने का काम आरबीआई कर रहा है, वो मीडियरी बन जाता है। तो ये है इनडायरेक्ट मेथड। सरकार ने क्लियर नहीं किया है कि वो सीबीडीसी को किस फॉर्म में रखेगा, डायरेक्ट फॉर्म में रखेगा कि इनडायरेक्ट फॉर्म में रखेगा। अभी उतनी इनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। तो जैसे ही ये करेंसी जारी होगी तो उसके आगे की सब चीजें आएंगी। अगर किसी करेंसी को, चाहे वो फिजिकल करेंसी हो चाहे वो डिजिटल करेंसी हो, अगर उसको विधि की मान्यता प्राप्त है, विधि का समर्थन प्राप्त है, सरकार का समर्थन प्राप्त है, तो उसे आप कहते हैं लीगल टेंडर। के हो क्या रहा है कि आप नोट जारी कर देते हो, आपने नोट प्रिंट किए, मार्केट में इन्फ्यूज कर दिया उसको, मार्केट में पैसे आए, और मार्केट में पैसे आए और आपने अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे निकाल लिए। आपने कोई काम किया, उसके बदले आपको वेतन मिला, और वेतन मिलके आपने पैसा निकाल लिया। अब आप अपने अकाउंट से 50,000 रुपए निकाल के आए, और 50,000 रुपए निकाल करके आप पहुंच गए मुखर्जी नगर। अब मुखर्जी नगर में आपने फल वाले से फल खरीदे, कि आपने रैक वाले को पैसा दिया, कि आपने बुक स्टोर वाले को पैसा दिया, कि आपने रेंट दिया, कि आपने कहीं और खर्च किया, क्या किया, किसको पता है? कोई डिटेल है? जब तक कि आप फिजिकल करेंसी में, तो दैट मीन्स कि ट्रेसिबिलिटी नहीं है। उसको, उस पैसे को, उस फिजिकल करेंसी को सरकार ट्रेस नहीं कर पा रही है। जो 50,000 रुपए आप बैंक अकाउंट से निकाल करके लाए थे, उसको ट्रेस नहीं कर पा रही है। दूसरा, सरकार को ये भी नहीं पता है कि आपने 50 के 50,000 खर्च कर दिए, उसको कंज्यूम में ऐड करें। आप अल्टीमेटली जब आप जीडीपी काउंट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आय की गणना करेंगे, तो आप बताएंगे ना कि अब ये नहीं पता कि वो 50 के 50 संभाल के आपने अपने कबर्ड में रख दिए, कि आपने 50 के 50,000 आते आते खर्च कर दिए, वो भी पूरी जानकारी नहीं है। तो ट्रेसेबिलिटी नहीं है। इस ट्रेसेबिलिटी ना होने की वजह से, अब ये तो एकदम सिंपल एग्जांपल है। अब वहां से कोई आदमी 5 करोड़ रुपए निकाल के लाता है, और उन 5 करोड़ रुपए को टेरर फाइनेंसिंग कर देता है, करप्शन करने के लिए पैसे देता है, हिंसा भड़काने के लिए पैसे देता है। उन सबको भी तो ट्रेस नहीं कर पा रही है सरकार। आपको ट्रेस करना सरकार का खास उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है कि जो इलीगल काम होते हैं उनकी ट्रेसेबिलिटी नहीं हो पाती, और वो इसी फॉर्म में होते हैं, फिजिकल फॉर्म में उनको पैसा दिया जाता है। बट अगर आपकी फिजिकल करेंसी की जगह डिजिटल करेंसी हो, तब क्या हो? अब आप देखते हैं कि जब से आप फोन पे कर रहे हैं, फोन पे की या गूगल पे की या पेटीएम की आपकी पूरी हिस्ट्री है। जिस दिन से आपने अपने मोबाइल में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया होगा, जिस दिन से आपने इंटरनेट बैंकिंग यूज की होगी, जो भी मतलब ऑनलाइन हो सकता है,
डिजिटल हो सकता है। जी। जिस दिन से आपने वो किया है उसका पूरा का पूरा डेटा आपके बैंक के पास है कि आपने आपके अकाउंट में 50,000 रुपए थे, उन 50,000 रुपए में से 200 रुपए में आपने ये बिल पे किया, 300 रुपए में ये बिल पे किया, इतने में ये किया, इतने में ये किया। पूरी ट्रेसेबिलिटी बैंक के पास है। जहां भी हाँ कहीं जी। आप इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, आप बैंक को पता चल जाएगा। सरकार को अगर आप पे नजर है तो सरकार आपकी डिटेल्स निकलवा सकती है। जी। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि डिजिटल, और ये तो है ही डिजिटल करेंसी। एक तो आपको आपकी अर्थव्यवस्था में होने वाली जो भी गतिविधियां हैं उन सब का पता चल जाएगा। दूसरा, आपका जो इलीगल लेन देन है वो कम हो जाए। तो इसके फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो इसके फीचर्स में यही है कि इसका रोल क्या है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। ठीक है, प्रोग्रामेबल मनी है, यानी रिटेल में भी आप इसे खर्च कर सकते हैं, होलसेल में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। लीगल टेंडर है, ट्रेसेबिलिटी। हम देखते हैं कि जो बैंक में डिपॉजिट आप करते हैं और जो सीबीडीसी, वही आईसीआईसीआई वाला जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, तो आईसीआईसीआई वाले में अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो उसमें लायबिलिटी, उसमें देयता किसके पास है, बैंक के पास। और इसमें जो है, इसमें किसके पास है, आरबीआई। आरबीआई। अगर सेंट्रल बैंक आरबीआई डिजिटल करेंसी में आप करते हैं तो देयता होगी यानी लायबिलिटी होगी आरबीआई की। ये एक अंतर है इन दोनों में। क्या भारत ऐसा पहला देश है जो इस तरीके की डिजिटल करेंसी लेकर के आ रहा है? नहीं, इससे पहले एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल्स को आप नाम से याद रख लेंगे। ऐसा पूछा जा सकता है कि ई कोरोना मैच कराने को आ सकता है, क्योंकि ये आई है तो ये पूछा जाए, ऐसे सवाल बनते हैं करंट पे, तो इनको ध्यान रखेंगे। चाइना, अभी उनके यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चला जा रहा है डिजिटल करेंसी को। युआन करके उनके यहाँ पे है, मे भी रेनमिन भी करके आ जाए क्योंकि वो उनकी मुद्रा का नाम है। तो डिजिटल करेंसी को वो एक पायलट प्रोजेक्ट पे चला रहा है। कुछ खास क्षेत्रों में उन्होंने लोगों को डिजिटल करेंसी दी है, उसके देख रहा है कि वो क्या परिणाम आते हैं। ट्यूनीशिया ने ई दिनार करके निकाला है, ये नाम ऐसे ही याद रखना है आपको। इक्वाडोर ने निकाला है सिस्टेमा करके, वेनेजुएला ने निकाला है पेट्रो करके, और स्वीडन ने निकाला है ई कोरोना। ये आपको ध्यान रखना है कि ये किस किस का है, ई कोरोना किसका है, पेट्रो किसका है, ये सब। बेनिफिट्स देख लेते हैं हम कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो आई है उसके क्या बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि आपका क्या हो जाएगा कि जो डिपेंडेंसी है आपकी कैश के ऊपर वो कम हो जाएगी। और मैंने उस वीडियो में आपको पहले वाली में कि व्हाट इज डिजिटल रुपया, उसमें बताया था कि कैश के अपने कुछ नुकसान है, जलना गलना फटना ये सब चीजें। ठीक है, तो आपका, अच्छा, हम कोई भी चीज जब देखते हैं ना तो हम उसको जीडीपी से कंपेयर कर लेते हैं, जीडीपी के साथ उसको लिंक कर देते हैं, कैश टू जीडीपी, ऋण टू जीडीपी, है ना, ये सब, क्रेडिट टू जीडीपी, ये सब चीजें। तो ऐसे हम इसमें देख रहे हैं कि कैश टू जीडीपी जो हमारा रेशियो है वो कम हो जाएगा, जीडीपी की सेंस में कैश कम हो जाएगा, क्या आ जाएगा इसकी जगह, डिजिटल, तो ये कम हो जाएगा। ठीक, पहला बेनिफिट तो ये। दूसरा, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाएगा। जैसे अब सरकार सीधा क्या कर रही है, डीबीटी लेकर के आ रही है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, वो उनके अकाउंट्स में जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है अल्टीमेटली, इससे हो रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी वित्तीय समृद्धि। क्या इंप्रूव करेगी, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, यानी भारत ही नहीं क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को भी क्या करेगी, इंप्रूव करेगी। आप ये नहीं कह सकते कि भारत भारत में है, अगर आप भारत से बाहर भी किस तरीके का पेमेंट लेन देन करते हैं उसमें भी इसको भी क्या करेगी, बढ़ाएगी। फिनटेक सेक्टर को ये प्रमोट करेगी। फिनटेक सेक्टर क्या है, जैसे आपका यूपीआई है, इन सबको प्रमोट करेगी। क्यों, क्योंकि अभी तो आप इनकी जगह क्या यूज कर सकते हैं, जो इकोनॉमी की एक्टिविटी है वो कैप्चर होंगी, आप उन्हें कैप्चर कर पाएंगे, और वो भी किस टाइम पे, रियल टाइम पे। तो जीडीपी का एस्टिमेट है वो एक्यूरेट लग पाएगा, क्योंकि आपको सारी जानकारी है, कितना खर्च है, कितना सेविंग है, वो सब। ठीक है, एफिशिएंट मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो पाएगा। सरकार जो बेसिकली आरबीआई है, आरबीआई अच्छे तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी बना पाएगा, क्योंकि आरबीआई को पता रहेगा कि मार्केट में कितने पैसों का लेन देन हो रहा है, कितने पैसे मार्केट में बने हुए हैं, कितने नहीं बने। अगर किसी के फायदे हैं तो किसी कुछ ना कुछ उसके नुकसान भी। चैलेंजेस में सबसे पहला चैलेंजेस जो है इसका वो है डिसइंटरमीडिएशन। डिसइंटरमीडिएशन का मतलब है कि जो आपके बिचौलिए बैंक वो क्या हो जाएंगे, वो समाप्त होने की कगार पर। कैसे होगा, देखिए, एक बैंक है, कमर्शियल बैंक है, वो आपके नॉर्मल करेंसी में आपका अकाउंट खोलते हैं, और एक आरबीआई ने आपके पास ऑफर रख दिया कि सीबीडीसी में आप आरबीआई के पास अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट मेथड हो चाहे इनडायरेक्ट मेथड हो, अकाउंट तो आरबीआई के उसमें ही खुल रहा है। अल्टीमेटली लायबिलिटी किसके पास है, आरबीआई के पास है, तभी है आपका। तो लायबिलिटी अल्टीमेटली किसके पास है, आरबीआई के पास, आरबीआई। ठीक है, एक तरफ लायबिलिटी ले रहा है आरबीआई और एक तरफ लायबिलिटी ले रहा है आईसीआईसीआई बैंक। एक बात बताओ, किसकी क्रेडिबिलिटी यानी किसकी विश्वसनीयता ज्यादा है, आरबीआई की कि आईसीआईसीआई की?
आरबीआई की ज्यादा आरबीआई है। की। तो लोग ऐसा नहीं करेंगे कि जिस पे ज्यादा विश्वास है लोग उसकी तरफ चलना शुरू कर देंगे। लोग अपना पैसा इन बैंकों से यानी आईसीआई से निकालेंगे और कहाँ डालेंगे? आरबीआई की डिजिटल बैंक करेंसी में। अभी सरकार ने ये नहीं बताया है कि जो सीबीडीसी है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, उस पे इंटरेस्ट देगी कि नहीं देगी। सरकार ने नहीं क्लियर किया है। हम मान के चलते हैं कि सरकार उसके ऊपर यानी आरबीआई उस पे इंटरेस्ट देगा। तो अगर मुझे सेम इंटरेस्ट यहाँ मिले, सेम इंटरेस्ट वहां मिले, तो भैया मैं आरबीआई के पास अपना पैसा जमा कराऊंगा। कि आरबीआई से चीजें अच्छी होती हैं, जैसे कोई सेवा सेम मैनर में राज्य सरकार दे, सेम सेवा सेम मैनर में केंद्र सरकार दे। लोग कहाँ ज्यादा जाते हैं? केंद्र सरकार के पास। इनकी तरफ से पैसा निकलेगा और पैसा कहाँ जाएगा? आरबीआई के पास। ठीक है, पहली समस्या तो ये है कि आरबीआई का क्या हो जाएगा? आरबीआई हो जाएगा बिजी, बर्डन ज्यादा, उस पर बर्डन आ जाएगा ज्यादा। दूसरी समस्या देखो कि आरबीआई ने पिछले कई दशकों में क्या किया है, अपनी क्रेडिबिलिटी को, विश्वसनीयता को बढ़ाया है। लोग आरबीआई पे विश्वास करते हैं। आरबीआई ने खास तौर से जब से मॉनेटरी पॉलिसी लाया है तब से इसकी विश्वसनीयता बढ़ी है। लोगों का विश्वास आरबीआई के पास के प्रति ज्यादा है। तो इन फ्यूचर अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो जाता है कि आरबीआई फेल कर जाता है, आरबीआई में किसी तरीके का कोई नुकसान हो जाता है और वो आपके पैसे को देने में असमर्थ हो जाए, तो आरबीआई की जो रेपुटेशन है उसका क्या हो जाएगा? तो जो आपने बनाया है, जो आपने बनाया है उसको आप एक करेंसी की वजह से खो दोगे। तो हमने देखा कि लोग पैसा निकाल करके इधर से उधर डाल रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं कि जो कमर्शियल बैंक है, जो कमर्शियल बैंक है उनके पास जो डिपॉजिट है वो क्या हो रहा है? लगातार श्रिंक हो रहा है, लगातार कम होता जा रहा है। क्यों? लोग यहाँ से पैसा निकाल के सेंट्रल बैंक के पास जा रहे हैं। ठीक, पर आपको पता होगा कि लोगों को लोन देने का काम किसका है? कमर्शियल बैंकों को। 40% आपने प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग कराया है। बाकी आप कहते हो कि जितनी भी योजनाएं चलाई हैं आपने, स्टार्टअप हो, स्टैंड अप हो, ये हो वो हो, ये सब कहाँ से आती है? बैंक से। बैंक से। कोई निवेश करेगा कहाँ से करेगा? बैंक उसको पैसा देगा, वो निवेश करेगा। तो एक बात बताओ, एक तो अमाउंट जा रहा है कम होता बैंकों के पास। बैंक का पैसे कहाँ से आता है? बैंक के पास आप जमा करते हो तो बैंक उसको लोन दे देता है, पर जब आप जमा ही नहीं कर रहे हो तो बैंक लोन कहाँ से देगा? फिर भी कमर्शियल बैंक अपने आप को बचाने के लिए पैसा जमा करवाएंगे लोगों से। वो क्या करेंगे? वो कोशिश करेंगे कि जो इंटरेस्ट आरबीआई दे रहा है उससे ज्यादा इंटरेस्ट हम दे दें। वो दे देगा, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको जो भी 4% पे मिलता है वो आपको 7% पे मिलने लग गया कि भैया 7% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आप 100 रुपए जमा करते हो, 7 रुपए मिलेंगे आपको, पहले 4 रुपए मिलते थे। तो लोग जमा कर देंगे, चलो कोई बात नहीं। फिर जब वो लोन देगा, जब वही बैंक जो इंटरेस्ट बढ़ा करके डिपॉजिट करवा रहा था, जब वो लोन देगा तो क्या वो लोन महंगा नहीं होगा? एनसीएलआर क्या करता है? वो जो कॉस्ट पड़ रही है उन 100 रुपए को लोन देने की, उस पूरे को काउंट करता है। तो अब क्या हो जाएगा? लोन महंगा हो जाएगा। और जब कोई चीज महंगी हो जाती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाएगी। जब डिमांड कम यानी लोग ऋण कम लेंगे तो निवेश कम करेंगे, और जब निवेश कम करेंगे तो फिर उत्पादन कम होगा।